अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फ़िल्म, किताब और लोग से। और आज की फ़िल्म एक बार फिर नाइट ऑफ द जनरल्स। ये ना सिर्फ मेरी बल्कि उमूमी तौर पे दुनिया भर के फ़िल्म बीनों की मोस्ट फेवरेट मूवीज़ में से एक है। अगर आपकी लिस्ट 10 मूवीज़ की है ना, तो डेफिनेटली ये फ़िल्म क्वालिफाई करती है, बशर्ते कि आप इस जॉनरा को पसंद करें। वॉर मूवीज़ को, मिस्ट्री को, मर्डर को, सस्पेंस को, थ्रिलर को, और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। यानी अंदाज़ा करें, इस फिल्म का बैकड्रॉप है वारसा। बहुत रेयर होता है कि आप उसी शहर में जाके पिक्चराइज करें, स्पेशली कोल्ड वॉर के दौरान। कोल्ड वॉर में अगर आपको याद हो तो दो पोल्स थे, एक नेटो और दूसरा था वारसा पैक्ट। उसी शहर में जाकर शदीद खतरे की कैफियत में उन्होंने ये फिल्म बनाई। शदीद सर्दी थी, वारसा बहुत सर्द शहरों में से एक है। तो शूटिंग के दौरान उमर शरीफ इस कदर ठठर गया कि करीबी एक कैफे में ना थोड़ी देर के लिए हाथ तापने के लिए या कॉफी पीने के लिए चला गया। अब वो फुल कॉस्ट्यूम में था, वो अंदर गया तो सारे डर गए कि सचमुच नाज़ीज़ आ गए, क्योंकि उन बेचारों को हाथ लगे हुए थे ना। तो ये डर, ये खौफ नस्ल दर नस्ल चलता है। तो सर, ये फिल्म कौन से सन में बनाई गई? ये 67 में बनी। 1962 में ये नॉवेल लिखा गया था, एक जर्मन राइटर है हांस हेलमट कर्स्ट। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी। थोड़ी थोड़ी लगता है कि अननेसेसरी डिटेल्स उसमें आ गई हैं, लेकिन अगर परफॉर्मर हो पीटर ओटूल जैसा, अगर परफॉर्मर हो उमर शरीफ जैसा, तो ये तो चार चांद लगा देने वाली बात है। और एक और बहुत बड़ा एक्टर, आप हैरान होंगे कि इतने बड़े स्टार्स उमर शरीफ और पीटर ओटूल ने इतने पैसे नहीं लिए जितने एक सेकेंडरी कैरेक्टर ने लिए। सर, वो कौन से? उसका नाम है डोनाल्ड प्लेसेंस। ये वो एक्टर है जिसने एक नाबीना का कैरेक्टर किया था द ग्रेट एस्केप में, और भी बहुत सी फिल्मों में, लेकिन कमाल का परफॉर्मर है। वाह। बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत आला ट्रीटमेंट, और मैं इसका सारा क्रेडिट फर्द वाहिद को देता हूं। वो कौन सर? इसका प्रोड्यूसर सैम स्पीगल जी। उनको 3 ऑस्कर्स मिले हैं 3 फिल्मों पे। कमाल की फिल्म है। देखिए वो कैसा अजीब आदमी है, उसके टेस्ट बड्स कैसे हैं और कैसा माइडस है वो। उसने जिस फिल्म को हाथ लगाया वो ऑस्कर विनिंग निकली। उसने लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनाई, उसने नाइट ऑफ द जनरल्स बनाई, उसने द ब्रिज ऑन द रिवर कवाई बनाई। सारी सुबह, और देखिए सारी एपिक्स हैं। एपिक्स हैं, बिल्कुल सर, ऐसे ही सीधी सीधी उसने स्टोरी नहीं पकड़ी। तो स्पीगल को हम आज खराज तहसीन पेश करते हैं। क्या बात। काश उस जैसे प्रोड्यूसर दौरे हाजिर में भी होते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है कि बड़ी फिल्में क्यों नहीं बन रही, हम कॉम्प्रोमाइजेस पे उतर आते हैं। यार इतना तो मैं लगा रहा हूँ, इतना पता नहीं वापस भी आना है कि नहीं। वो ये नहीं सोचते थे, वो कहते थे मैं इतना लगा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे कि इसकी फिल्म में ये झोल है, ये फ्लॉज हैं। तुम लगाओ, अगर कंटेंट अच्छा होगा। और इट वाज अ बॉक्स ऑफिस हिट। मुझे याद है मैंने ये फिल्म अपने अब्बा के साथ देखी थी, और उन्होंने, मेरा ख्याल है, इसके लिए इतना तरद्दुद किया हुआ था कि मैं पहले भी एक दफ़ा मिस कर बैठा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये उतर जाए। सही। मैंने लाजमी ये देखनी। मुझे याद है कुछ फिल्में ज़फ़र इकबाल साहब की वसातत से, एक ये, एक क्लियोपेट्रा, एक बैनहर, फिर गॉडफादर, बड़ी बड़ी फिल्में। वाह वाह वाह। ये सारी कमाल की फिल्में जो उनकी इंटरेस्ट की थी। इसी बहाने मुझे भी देखने का मौका मिल गया। फिर फिल्म की हैत को, कहानियत को, बुनत को, परफॉर्मेंस को डिस्कस करने का और उनकी डिस्कशन सुनने का मौका। अब डिस्कशन कौन कर रहा है जी? ज़रा इमेजिन करें, क्लियोपेट्रा देख के आए हैं ज़फ़र इकबाल साहब, और डिस्कशन हो रही है। सैफुद्दीन सैफ साहब बैठे हैं, फैज़ अहमद फैज़ बैठे हैं, कतील शिफाई बैठे हैं, अनीस नागी बैठे हैं, यूसुफ कामरान, सिब्ते हसन सैयद, कितने बड़े बड़े नाम, और फिल्म डिस्कस हो रही, परफॉर्मेंस डिस्कस हो रही। मुझे आज भी उनके कमेंट्स, उनकी रिजर्वेशंस, उनकी ऑब्जर्वेशन मोर और लेस याद है, क्योंकि बाद में जब मैंने लातादाद मरतबा ये फिल्में देखी तो उनकी बातों की बाज़गश्त
मैं आज भी सुन सकता हूं। इसमें यानी अंदाजा करें कि कैमियो के तौर पे इतना बड़ा एक्टर क्रिस्टोफर प्लमर, जनरल रोमेल के तौर पे, रोमेल वाज डेजर्ट फॉक्स। ये स्टोरी आप जानते हैं कि वारसा में 1942 एक इंतहाई सर्द और शफाक रात एक मर्डर होता है। एक फ्लैट से निस्वानी चीख की आवाज बुलंद होती है और एक बंदा अपने दरवाजे में से झांक के देखता है तो उसकी नजर नहीं पड़ती बंदे पे, लेकिन एक यूनिफॉर्म्ड आदमी नीचे उतर रहा होता है। अब वो एनी शाहिद है जिसने बंदे को नहीं देखा, उसकी शक्ल नहीं पहचानता, लेकिन इतना उसने बयान जरूर दिया कि यूनिफॉर्म में एक अफसर था। और बातों में जब उसने बताया कि उसकी ट्राउजर्स पे एक रेड कलर की स्ट्राइप थी, इस पर माथा ठनका उस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का कि ये तो जनरल ऑफिसर का यूनिफॉर्म है। ये कैसे हो सकता है कि कटड़ी नुमा जगह, एक स्लम्स जिस तरह होती जी हैं, सर। वहां जनरल ऑफिसर का क्या काम? और जो मरी है औरत वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, तो इसका मतलब है कि वो जनरल एक इंतहाई मशकूक किरदार का मालिक है। इस पर तहकीकात शुरू होती हैं। स्टोरी का आगाज ये है। अब जनरल टांस उस जनरल का नाम है और ये रोल प्ले किया है पीटर ओटूल ने। मैं समझता हूं कि ये उसका करियर बेस्ट था, हालांकि उसने और बड़ी बड़ी लाजवाल फिल्में बनाई हैं, लेकिन जनरल टांस कमाल का किरदार था, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। ये रोल मार्लन ब्रांडो को मिल रहा था, लेकिन बजट कम था, मार्लन ब्रांडो ने इनकार किया। मैं अब भी समझता हूं कि मार्लन ब्रांडो उसका उशरे-शीर भी ना कर सकता जो काम पीटर ओटूल ने किया है, क्योंकि इंतहाई सफाक शक्ल का हाँ जी। एक इम्प्रेसिव, सर गेटअप भी बहुत अच्छा है उसमें, एक look इम्प्रेसिव क्या है, जिसके चेहरे पे कोई तासरात नहीं है। उसके चेहरे से अगर कोई एक लफ्ज मैं एक्सप्लेन करना चाहूं उसे देख के, दैट इज डेथ, मौत। कैडावरस फेस, कैडावरस एक्सप्रेशंस, उसकी मुस्कुराहट भी इंतहाई सफाकाना होती है। अब इत्तेफाक से उस रात 3 जर्नैल होते हैं वारसा में, और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो जर्मन इंटेलिजेंस का है, दैट इज मेजर गुराव। मेजर गुराव उमर शरीफ कर रहा है। उमर शरीफ कमाल कैरेक्टर था। उमर शरीफ को बड़ी नफरत थी नात्सीज से और उसकी अपनी रीजंस थी, लेकिन पीटर ओटूल के साथ दोस्ती की वजह से, ये दोनों दोस्त थे और लॉरेंस ऑफ अरेबिया से इनकी दोस्ती हुई होगी यकीनन, उसके कहने पर यह आ गया और इसने निस्बतन एक सेकेंडरी रोल किया, लेकिन इतना जचा है उस यूनिफॉर्म में। आज डमी म्यूजियम से जो पीटर ओटूल हमने मंगवाया वो ये है कि मतलब इतनी तैयारी की थी, मतलब यूनिफॉर्म अच्छा नहीं लग रहा। ये जनाब उमर शरीफ का रोल प्ले कर रहे हैं, मेजर गुराब। माई सेल्फ मेजर गुराब, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है। हेलो। हाँ जी, आप हैं वो छोटा सा कैरेक्टर जो मेरा ख्याल है एक सीन का कैरेक्टर, हाँ जी, मर जाती है सर। एक सीन उड़ा एक सीन में ही फारिग। मगर आज तक याद क्या है वही सीन। ये पेरिस की वो खातून है जी। जिसके फ्लैट पे जनरल टांस जाता है, तो ये तवाइफ होती है, ये उसे विजिट करता है और उसको मर्डर कर देता है। साथ साथ ये आपको बता दूं कि ये जब पहला मर्डर करता है वारसा में, तो तहकीकात का दायरा वसी हो जाता है, तीनों जर्नैलों से सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। अब कोई क्लू उसके हाथ नहीं आ रहा होता, धीरे धीरे घेरा इसके गिर्द तंग होने लगता है सही। जनरल टांस के, क्योंकि बहुत से सवालों का जवाब जनरल टांस के पास नहीं होता। डायरेक्टर ने बड़े कमाल का मुजाहरा करते हुए इंडिकेट उधर किया हुआ है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि उसकी सिर्फ ट्राउजर्स का एक शॉट नजर आता है। अब मेजर इसके पीछे पड़ा हुआ है। उन्हीं दिनों हिटलर का मर्डर प्लान हो रहा होता है, वैल्करी, इफ यू रिमेंबर। जी जी जी। ऑपरेशन वैल्करी जब वकूफ़ पजीर होता है, इब्तदान खबरें यही आई कि फ्यूरर फारिग हो गया है और हुकूमत तब्दील हो गई है, टेक ओवर कर लिया है दूसरे ग्रुप ने। जब धमाका हुआ है तो फ्यूरर बच गया। तो ये सबको ड्यूटियां लगा रहा होता है मेजर गुराव। तो उससे पूछते हैं कि तुम क्या करोगे? कहता मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, मैं टांस को खुद गिरफ्तार करूंगा। टांस वहां का कमांडिंग ऑफिसर होता है।
अब तान्स को ये गिरफ्तार करने तो जाता है, लेकिन उसी वक्त रेडियो बर्लिन बुलेटिन देता है कि फ्यूरर इज सेफ, हिटलर बच गया। ये अपने स्टाफ से कहता है कि रेडियो लाउड स्पीकर पे लगा दो ताकि पूरे यूनिट को आवाज जाए, और बाहर नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि ओ जनाब हिटलर साहब जिंदा है, हमारा हीरो, हमारा कायद जिंदा है। तो ये उसे अभी बता ही रहा होता है कि तुम समझते थे कि तुम बच जाओगे, तुम ही वो सफाक मर्डरर हो और तुमने ये किया और अब तुम भुगतोगे। जब खबरें आती हैं ना, ये सुनता है तो ये हैरान रह जाता है। उमर शरीफ जी, मेजर गुराव कि यार ये क्या हो गया, लेकिन इट वॉज टू लेट। वो अपना माउजर निकालता है, डस 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 मार देता है। खैर इसको मार दिया जाता है, बात आई गई हो जाती है, इसकी ट्रांसफर पेरिस हो जाती है। पेरिस जाकर भी यही वारदात करता है और इसका विक्टिम बनती है ये बेचारी। इसको इंतहाई बेदर्दी से जब कत्ल करता है तो इसका ड्राइवर जो इसका बैटमैन है देख के हैरान रह जाता है, ये तुमने क्या किया है? कहता है तुम अपना वॉलेट मुझे दो, ये लो पकड़ो पैसे, यहां से गायब हो जाओ, रन एंड नेवर कम बैक अगेन। याद आया ना, सिम्बा को कहता है रन सिम्बा रन। तो कहता है कि तुम इसमें से बचोगे कैसे? तो मैंने कहा बचना, मेरा तो मसला ही कोई नहीं, यहाँ निशानियां तुम्हारी पड़ी हुई हैं, वॉलेट तुम्हारा पड़ा हुआ है, उंगलियों के निशान ग्लासेस पे तुम्हारे पड़े हुए हैं, बहुत तेज आदमी। ये तो तुमने मर्डर किया है, इसलिए नाउ यू विल रन फॉर योर हाइड। अपनी खलड़ी बचाने के लिए भागोगे बच्चू। वो बेचारा भाग जाता है दूर दराज, उसकी एक मोहब्बत होती है जिसे बीच में छोड़ के उसे भागना पड़ता है कि मुझे जाना है। बात आई गई हो जाती है, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है, ये सारे पकड़े जाते हैं, इसका ट्रायल होता है, 20 साल सज़ा काट के जनरल टांस वापस आता है। तो इनकी एक सोसाइटी है नाथसीज की, नेओ नाथसीज, जो नेओ नाथसीज अब भी हैं। नेओ नाथसीज इस वक्त जर्मनी में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और जर्मन ग्लोरी के लिए ये अंडरग्राउंड स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और कोई बैद नहीं, किसी भी वक्त सरप्राइज कर देंगे पूरी दुनिया को, क्योंकि ये धुन के बड़े पक्के और बड़े ख़तरनाक लोग हैं। तो उनके एनुअल डिनर पे ये चीफ गेस्ट के तौर पे आता है, और एक 20 साल पुराना मर्डर वहाँ का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर वो तहकीकात कर रहा होता है, वो इसको आके कहता है कि जनरल तांस तुम्हारा तो मुझे बड़ी देर से इंतज़ार था, तुमने एक मर्डर किया था वारसा में, एक मर्डर किया तुमने ये, और दोनों की जो मुमासलत है ना तुम उससे पकड़े गए हो। तो कहता है ये क्या बकवास है, तुम क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, अगर किया भी मैंने था तो हाउ विल यू प्रूव, कौन सा फोरेंसिक्स है तुम्हारे पास? कौन? मैंने कहा मेरे पास और कुछ नहीं, मेरे पास आई विटनेस है। आई विटनेस कौन है जी? वो ड्राइवर जिसे उसने छोड़ दिया होता है। तो उस वक्त ड्राइवर बड़ी दिलचस्प बात कहता है कि जनरल साहब आपने उस रात मुझे छोड़ के बड़ी गलती की, आपको चाहिए था मुझे मार देते, उसने इसको जो मारा था मुझे भी फारिग कर देते। बस इस पर वो समझ जाता है और पढ़ लेता है जो नविश्ता दीवार है कि मेरा वक्त आन पहुंचा। थोड़ी देर बाद बड़ा अच्छा शॉट है, सारे कमरे से बाहर आ जाते हैं, तो गोली की आवाज़ आती है एंड ही कमिट्स सुसाइड। जिस तरह उस दौर का बड़ा फैशन था, नाथसीज यही करते थे, ये अपनी गैरत के मामलात में बड़े होते थे, और भी बहुत से जापानीज भी यही करते हैं कि सुसाइड कमिट कर लिया। अच्छा ये बताओ यार, तुम बताओ इतनी देर तुम छुपे कहाँ रहे? पहली बात तो ये आपसे शिकायत मेरी है कि इतनी देर तक आपने मुझे इग्नोर क्यों किया? मैं यहाँ बैठा हुआ था। ये कैरेक्टर छोटा था ना, और नाम मुराद है वैसे तू बेटे। बताओ कहाँ छुपे रहे हो इतनी देर? भाई नॉर्थ नाजमाबाद खुला इलाका अपना। इतनी खुश थी मैं उस दिन, आपको बता नहीं सकती थी मैं। क्या हुआ, क्या था? आपको पता है वहां आके ना नजदीक मैंने कहा चले शुक्र है पास आए तो शेर सुनाने लग गए। शेर? हाँ जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ नहीं सुनाते गल गल ते मैं तो पैदाइशी इशफाक बेटी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता तेरे ख्यालों में रहता हूँ, जैसे दरिया की तरह बहता हूँ। अच्छा ये मैं शेर तो हिसाब ला लिया सी, मैं क्या मिट्टी ही है। समंदर के पास सजन का डेरा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ चौथा शेर सुनाया ना मैंने वहां पूछा तेरे को पिस्तौल है? इधर गर्दन पे इसने रख के ऐसे खंजर फेरा है, तो तीरियां निकली हैं मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती डॉक्टर साहब। पास नहीं खड़ा था भाईजान, मैंने बोला गधे क्या कर दिया ये, अबे तुझे अफसर किसने बुलाया? अबे फिर क्या हुआ? वही मुझे भी चमाड़ मार दी। क्या किया? चमाड़ मारी, चमाड़।
आपको पता है मरते मरते मैं इसकी बातें भी सुन रही थी। कभी मेरी हंसी निकले कभी रोऊं, कभी हंसी निकले कभी रोऊं। लेकिन एक बात बताओ भाईजान, ये मर्द मुजाहिद बैठा हुआ है, नेक आदमी। ये तो हमारा हीरो ये था, मेजर ग्राव वाज आवर हीरो। भाईजान ये मेरी फिल्म केड़ी याद है तो डॉक्टर जवागो, ਓਏ ਜਵਾਗੋ ਤੂੰ ਸੀ ਅੰਨੀ ਦੇ भाईजान लानत पाऊं ही दे होते मेरी फिल्म दसाओ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ द बर्गलर्स, फिर मकैनास गोल्ड, उसमें ये विलन है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज उस दौर की। ये अलग बात है कि जो मेरा लाइफ टाइम नंबर 1 पसंदीदा हीरो था वो इसके अगेंस्ट था, ग्रेगरी पैक। वो बेस्ट एक्टर है सर? नो, नॉट द बेस्ट एक्टर, बेस्ट हीरो। ये जो हीरोज है ना, ये और तरह, ये इससे मुबर्रा होते हैं, एक्टिंग करे ना करें। ਸ਼ਕੀਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਜ਼ੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਛੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। और मरात्सी हो, मराठी, वाह वाह। अच्छा वो मुझे बंदे बड़े बुरे लगते हैं जो डरते ही रहते हैं कि घर से ना निकाल दी जाए। हसीना आप मेरे साथ बात करें, आपको मैं स्टूडियो लेके चलूं, फिल्म में काम दिलवाऊं, आप हीरोइन बन जाएंगी। मैं आगे हीरोइन इसको बताएं बेवकूफ। ओए डांसर बता इसको। डांसर, उसको डांसर के ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਥਕ ਕਰਨ ਡਿਆ? यार तुमको बात भी करो। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ये फिल्म ज़िया-उल-हक के दौर में बैन कर दी गई थी। क्यों सर? जी, मना कर दिया गया था कि ये फिल्म नहीं लगानी, क्योंकि इसमें जर्नैलों की बदनामी थी ना, सही। और वैसे भी नाज़ी जर्नैल कौन बर्दाश्त करता है। ज़िया-उल-हक के दौर में इस फिल्म को ये 1 हफ्ता गालबन लगी और फारिग कर दी गई थी कि ये नहीं लगानी, और इसकी वजह से फिर इसकी मांग ज़्यादा बढ़ गई थी। जाहिर है सर। VHS पे बहुत बिकी थी ये। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਗੱਦਾਰ ਨੇ। उसने नहीं मारा, तुमने खुदकुशी की थी। तो मेरा फिर तय को क्यों मारे आसी? मेरी बहन तो सोती तक है ना पई हम सारी 1.5 घंटा। जनरल तांस, याद करो वो रात जब तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਰਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾਦੀ ਬੇਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿੱਕੇ ਖਵਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ। वो तो तुम खाते ही बहुत कम थे। हाँ लेकिन छोटा सा टिफिन साथ लेके जाता था, हाँ जी 2 सैंडविचेस, हाँ जी रॉ एग्स। हाय कच्चे। आपको पता अंडे का सबसे ज्यादा फायदा क्या है? जो पहला अंडा देती है ना मुर्गी, 21 मरतबा अपने आंखों पे लगाना, सारी जिंदगी नजर वीक नहीं होगी। हाँ जी, और वो मुर्गी मर अच्छा ये जाएगी। पता है इस बकवास की वजह से इसको खंजर मारा है। यार देखो ये किस तरह ज़ईफुल एतकाद लोग हैं। ਪਹਿਲਾ ਅੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? पहले तो मैं यहीं के खिलाफ हमी, लेकिन यहीं दी बकवास सुन सुन के मेरे को लगता है सही कीता है। ओ यार तेरे नाल मसले इतने क्या? ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ अच्छा, ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਰਲ मुख्तसर बात करो। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा छोड़े इसे। आपके दीगर मशागिल क्या है? भाईजान बस रूदार बंदे ऐसे। अच्छा, आप भी रूदार हैं? बस क्या करो, बस ये फोक म्यूजिक बहुत पसंद है। चलो तो सुना देते हैं, जर्मन में सुनो भला। जी जी। ओ अजो की रात रही पोत मुझी दिल थी चवे, हाँ मुझी दिल थी चवे, जानी पो केर जिए केर मरे, हो थी न परे, हो थी न परे। दुम दुम अजो की रात रही पोत मुझे दिल थी चबे, मुझे दिल थी चबे, केर जिए केर मरे, हो थी न परे। तो तीनों हज़रात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि पुलिस ने छापा मारकर जुआ खाने से जुआरी और तमाशबीन गिरफ्तार कर लिए, जिनमें एक गधा भी शामिल है। यार अजहर भाई क्या हुआ था, आपने बताया ही नहीं। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਹਾਰੇ? पर मैंने तो ताश भी नहीं खेलनी आंदी, वो पत्ते जेड़े जोड़ के ना। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖੇਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ? नहीं वो खड़ा था बेचारा, तमाशबीनों में गधा भी था। ਹਾਏ ਹਾਏ। और यू नो दिस हैपेंड इन रहीम यार खान। वो पास खड़ा था, पुलिस गई है, उसने रेड किया, सबको पकड़ा है, साथ उसे भी ले आई माले गनीमत के तौर पे। आई एम 100% श्योर कि गधा बहुत महंगा बिकता है आजकल। सरकारी सतह पर हमने एक्सपोर्ट किया इतना, और बेड़ा गर्क हो गया है इसकी। अब ब्रीडिंग ही नहीं हमारे यहाँ, तो जहां आपको दिन में
कम से कम 10-10, 20-20 गधे एवरेज नजर आते थे। जी सर, बहुत घट गए हैं। तो अब बमुश्किल 1 या 2 नजर आते होंगे। सर हमें तो खैर एक नजर आता है। यार प्लीज उसे ना, वो गधा तुम्हारे ख्याल में नहीं, गलत बात है। ये गधे चाइना एक्सपोर्ट होते हैं और सही सालम गधे जिनका इस्तेमाल मेडिसिन में होता है और स्किन उनकी बेहतरीन फर्नीचर अपहोल्स्ट्री में काम आती है। और कहा जाता है कि जो इसकी जो स्किन के साथ वो कोशिश करते हैं ना, वो एक सोफा जो है $7-7 हज़ार का बिकता है। जी जी ਹੁਣ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਨਾ, ਖੋਤਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये मेडिसिन वाला क्या सीन है? जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है चाइना की, उसमें गधे की जो स्किन है वो यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी। 4.8 मिलियन स्किन्स चाहिए होती हैं उनको हर साल। और इस वक्त सबसे ज़्यादा गधे चाइना में हैं, उसके बाद इथियोपिया में हैं, और पूरी दुनिया में गधों की तादाद कम हो रही है चाइनीज़ डिमांड की वजह से। जैसे आयुर्वेदिक है, इसी तरह ही एक चाइनीज सिस्टम है हिकमत का, जिसको यूनानी तिब कहते हैं। दैट इज चाइनीज बेसिकली। ये जो यूनानी दवा खाना है, वो यूनानी चाइनीज है ना, इट इज यूनान, चाइना में है वो, नॉट ग्रीक। जी क्या कहना, नहीं पता था मुझे। अक्सरियत यहाँ पे समझती है ग्रीक है। ग्रीक्स कब तबीब थे बेचारे, वो हकीम सुकरात, हकीम अफलातून, जब नाम आया ना तो यहाँ के नेटिव्स ने सोचा ये कौम ही हकीमों की है। तो ये यूनान चाइना का एक सूबा है, चाइना का इलाका है यूनान, यूहान, यूनान। सर उनकी वो वापस कीता या नहीं पुलिस ने? आहो, जब देखा ना कि जर्नलिस्ट को पता चल गया है, खबर आ गई है, टीवी पे चल गई, तो फटाफट उसको FIR में भी मेंशन कर दिया गधे को। जी जी ये जी हम गधे को भी गिरफ्तार करके लाए, सिर्फ फन क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली उसको काबू किया था इन्होंने, इनके हत्थे चढ़ा नहीं। पिछले दिनों बंदर वाली खबर जो की है, जी उसमें बंदर रिकॉर्ड लेके भाग जाता है। जी 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 हाँ जी, तो फिर गधा भी गिरफ्तार हो सकता है। वो तो पिछले साल दिल्ली में एक बंदर गिरफ्तार किया गया जो राहगीरों को लूटा करता था। निकाल दे जो कुछ भी है तेरे। नहीं वो तो छीन के भाग जाता हाँ जी, था। लैपटॉप वाले को तो तलाश कर लेता था दूर से। शकील साहब इसी वजह से नहीं जाते दिल्ली। तो किसी एरिया में बंदर ट्रेड भी तो करते थे। बंदर नहीं ट्रेड करता था, थोड़ा बहुत। यानी उन्हें आइडिया था कि वापस करनी है चीज, उसके बदले कुछ बंदर खाने को आप केले दे दें, चने दे दें, उसके एवज वो आपको सोना भी वापस कर सकता है। बेचारा बंदर होता है। लेकिन असल कल्प्रिट है इसका मालिक, इसका मालिक जो इनसे पेशा करवाता है, सही चोरी करवाता है, बाद में फिर बार्गेन करता है कि देखिए जी अब ये लैपटॉप तो बड़ा कीमती है, देखिए आपका आईफोन है, आईफोन के एवज कम से कम 10,000 रुपया तो देना बेचारों के दाने के लिए, उनकी रोटी पानी के लिए। वो कहता नहीं देना तो मौज करो, फिर हमें तो नहीं पता। वो फिर पुलिस ने इंटरवीन किया जब, तो बहुत चीज़ है। एक यूरोप में गालिबन बल्गारिया और रोमानिया की सरहद पे एक गाय पकड़ी गई थी बॉर्डर क्रॉस करते हुए, उसके ऊपर केस चला था जी। उसके ऊपर स्मगलिंग का, गद्दारी का, काफ़ी सारे केसेस बना के चले, और बिल आखिर सबूत न होने की वजह से उसको, ये भी कोई वाइट कॉलर क्राइम था कि जिसका सबूत नहीं मिला, यार कोई पागल उथे दे जज ने बाइज्जत बरी कर दिया गया। यार फिर की हरकतें में मझ ते इतना टाइम लाता उन्होंने। मझ ते नहीं था, एक तो गाय पे था, चलो गाय ते भी इतना टाइम, और दूसरा इससे बड़ा फायदा उन्होंने उठाया, वो क्या मीडिया कवरेज, टूरिज्म। टूरिज्म, ये वो जगह है जहाँ पे मझ गिरफ्तार हुई थी। ईरान की सरहद पर एक दफा 14 गुलहरियां पकड़ी गई। सर गुलहरियों ने क्या किया? जासूसी, स्मगलिंग, उनके साथ आलात लगे होते हैं, वो बहुत कुछ बताते हैं, ऐसे नहीं पकड़ा। सर वैसे एक सवाल है जनाब, एक खोते के कान को ज्यादा अच्छा खोता नहीं होता, गधा होता है। सर ये जो गधे के कान होते हैं ये इतने लंबे क्यों होते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ या मौला। इसलिए कि उसका दिमाग ठंडा रहे, वो हर वक्त पंखा झलता रहता है। ओए हाथी दा दिमाग ते फुल ठंडा होना, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੇ। सुनियारे ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੂਹੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा गधा तन्हाई पसंद नहीं होता, देख लो दो जने ते सेंटर 'ਚ बैठा है, देखिए ना बीच में। ये हमेशा ग्रुप में रहना, शोर शराबे में रहना पसंद करता है। हालांकि शोर नहीं मचाता, लेकिन शोर इर्द गिर्द हो रहा हो तो पसंद करता है। देखिए ना वो रेस में जब झुंझुना जोर से घुमाते हैं उतना ही तेज भागता है, खुश हो के दौड़ता है, रंग में आ जाता है। इसकी एक खुसूसियत है कि जब भी खतरा देखता है ना तो भाग जाता है। सख्त हो जाता है,
चुप कर खड़ा हो जाता है ये सोच कर कि मैं जितना साकत रहूंगा उतना ही खतरे से महफूज, इसलिए तो इसे गधा कहते हैं। रेडी वाजदी ना तो ये एवं जाम जिहा हो जांदा है करके, वो बड़ा बेचारा उन्हें खिंच रहा होता हिलता नहीं। सिर्फ उन्हें समझ आई इस बात की सर, और किसी को नहीं आई। एक्सीडेंट हुआ है ना मेरा, तो मैं मेरा अपनी बात बता रहे हो? जब गाड़ी लगी ना तो मैं ऐसे ही साकत हो गया बैठा, मैं कहे क्यों यार, मैंने समझा गधे की बात करेगा जिसमें लगा था। वो गधे ही की बात कर रहा है सर। स्टेज ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੋਸ਼ੀ 2 ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਆਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਫੁੱਲ ਹਾਲ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਤਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੋਤਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਐਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੁਰ ਤੇ ਉਹ ਖੋਤਾ ਉਧਰੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮ ਪਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਆ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਨੇ ਸਿੰਲੇ ਸ਼ਾਨ ਫਲਾਨਾ ਟਿਕੜਾ ਤੇ ਖੋਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਮ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ 6 ਬੰਦੇ, ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਡਰ ਆਇਆ ਖੋਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਹੀ गायब ਹੋਏ। अंदरून शहर अब भी बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि बारीक गलियां हैं जिनमें मोटर बाइक भी नहीं जा सकती, चिंची नहीं जा सकती। गाजियाबाद भी बड़ा खोता है भाई, तौबा दा मकाम। वो छोटी गली है ना, छोटी बहुत छोटी है भाई, खोता भी बैक आंदा, अगो पड़तन दी जगह भी नहीं हैगी। एक कैरेक्टर का गधा बड़ा मशहूर है, शेख चिल्ली। हाँ जी शेख। ਉਹ ਗਧੇ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। जिसका नाम था टट्टू। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰਾ ਈਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। अच्छा खोते ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਈ ਹੋਣਾ, ਸਾਲਾ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, एडी तेज दौड़दा है, भाण सोच होनी ताड़ी। कैसी बात है, आपसे ये नहीं पूछा था। खोते की बात हो रही है, आइंस्टाइन की करूं इसके बीच में? कमाल है कि पुन्नू आइंस्टाइन का जिक्र कर रहा है। वाह, आपकी कुर्बत का नतीजा है। नहीं, ये कुर्बे क़यामत का नतीजा है। भाई तुझ तो बैठे ही हो गए खोते थे। हाँ जी, बेशुमार दो। सही क्यों? हमने एक दफा रेस भी की थी गधे। हाल है। मेरा गधा एंड पे आया था, आखिरी। एक तो वो बीमार था, दूसरा लागर था, तीसरा मेरा वेट बहुत होता। ये खोते ते बैठे खोता कहना ले भी जवान असी जितना तो नहीं, तेरा शौक पूरा करा देना, मरे। तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात हमारा सेगमेंट है तारीख साज। गुज़श्ता शो में हमने पिछली सदी का फर्स्ट क्वार्टर डिस्कस किया था, 1900 से लेकर 1925 तक। आज हम 1925 से लेकर 50 तक जाएंगे और 25 की सबसे अहम डेवलपमेंट एक इजाद है। 1925 अगर ये इजाद ना होती तो आज धरने कामयाब ना होते। सर वो इजाद कौन सी है? मार्कनी का नाम सुना है कभी? जी जी, मार्कोनी। रेडियो, टेलीविजन। इब्लाग आमा के हवाले से टेलीविजन ने इनकलाब बर्पा किया था। ये जो आज आपके हाथ में, ये जो हैंड हेल्ड जिसे आप कहते हैं जी, ये भी इसी वजह से है कि टेलीविजन आया, उसने तरक्की की, कम्युनिकेशन की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया और लोगों ने सोचना शुरू किया यार एक ऐसी स्क्रीन हो जो हमारे हाथ में हो हर वक्त, हम डिपेंड ना करें कि उठ के जाएं लाउंज में बैठे, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ क्यों नहीं देखते। लोगों ने टॉयलेट्स में टीवी लगवा लिए थे, लेकिन अब इस झंझट से ही निकल चुके हैं सारे। ऐसे ही अब आपके हाथ में ये जो फ़ोन है इसके अंदर टेलीविज़न है और टेलीविज़न की वजह से आपका इनकलाब आसान हो गया। 1927 एक बड़ा अहम मुआहदा हुआ, जद्दा एग्रीमेंट इसको कहते हैं, जद्दा मुआहदा। इसके तहत सऊदी अरब को खुद मुख्तारी मिली थी। ये जो क्लचेस में से निकला था, वैसे कहाँ निकला था, बराए नाम, जिस तरह हमें 1947 में बराए नाम आज़ादी मिली थी ना, बिल्कुल उसी तरह 1928 एक इंतहाई अहम इजाद मेडिसिन की दुनिया में, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने जंग में जो जख्मी हुए लोग और छोटे छोटे जख्म की बिना पर जो सेप्टिक हुआ तो एम्पुटेट करना पड़ गया, या जिसको कहते जहरबाद हो गया और फिर उसके बाद मौत वाक़ई हो जाती। जी जी। जैसे याद है गए वक्तों में
जब ये सारा सिलसिला नहीं था तो गर्म लोहा लगाया करते थे। हाँ जी, ऐसे ही। स्पार्टैकस में जगह जगह आप देखते हैं वो लगा जी कर सर। उन स्लेव्स का और सोल्जर्स का जिस्म यूं होता था जैसे जगह जगह टुच लगे होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। आपको वेल्डिंग के, सर वो ब्लीडिंग बंद करने के लिए। ब्लीडिंग बंद करने के लिए और इन्फेक्शन रोकने के लिए। जी। तो उसका इलाज पेनिसिलिन ने किया। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इस पे नोबेल प्राइज भी मिला था। 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, वॉल स्ट्रीट सर्वसजूद हो गई थी, नोज डाइव कर गई थी। 1929 में ही एक और काम हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए, कान मत खुजाओ जवाब दो। भट्टी बरादरान की फिल्म रिलीज हुई थी कोई। अच्छा देखो, इसने इंतकामी कार्रवाई की। मैंने कहा ना कान मत खुजाओ। नहीं वो मुझे नहीं पता सर क्या। ऐसे फिल्म के करीब करीब था पहला ऑस्कर अवार्ड। हाँ, ये जो फंक्शन था ना, एकेडमी अवार्ड की तकरीब, पहली रोजवेल होटल हॉलीवुड, पहली फिल्म जो थी विंग्स, उसको बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर मिला। 1933, व्हाट कम्स टू योर माइंड? 1933 हिटलर केम टू पावर। हिटलर चांसलर बना था। और उसके आगे फिर जिसे कहा जाता है द रेस्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री। 1933 में ही एक जापानीज कंपनी ने, साइंसदानों ने मिलके एक ऐसी गन इजाद की, रैपिड फायर, जो 1 मिनट में 1000 राउंड्स चलाती थी। 1 मिनट में 1000 राउंड्स। दैट वाज रिमार्केबल। और लाइट मशीन गन थी और इसने बड़ा रोल प्ले किया था। वो तो बेचारा मुल्क छोटा था, उसने ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, कन्वेंशनल वॉरफेयर पे जोर नहीं दिया, वरना उसके अंदर वो तमाम चीज़ें, वो तमाम तलाज़मे कूट कूट कर भरे थे। जापान में जापान सर एक क्या सफाक सुपर पावर बनने के, बहुत जालिम लोग थे। 1938 एक अहम शख्सियत का इंतकाल हुआ था, अल्लामा इकबाल। 1939 बब्बू, व्हाट कम्स टू योर माइंड? तुम यूट्यूब पे बहुत टाइम स्पेंड करते हो। दूसरी जंगे अजीम शुरू हुई थी। ओह यस, पोलैंड की तरफ प्रोसीड किया था जी ऐसा ही। हिटलर के टैंकों ने। आगे जनाब, 1940 लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन। दिलचस्प बात यह है कि ये रेजोल्यूशन 24 मार्च को पास हुआ था, लेकिन हमारी बहुत सारी किताबों में 23 मार्च दिया हुआ है। वाह। इसी तरह 14 और 15 अगस्त का झगड़ा है, आज़ादी, और इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन सेटेरिकली कहा गया था, तंजन कहा गया था कि ये कैसे बेवकूफ़ है, पाकिस्तान मांगते फिर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पाकिस्तान? इतना आसान है पाकिस्तान बनना। बहरहाल पाकिस्तान बना बनाया हमें मिल गया और हमने फिर टिका के उसकी बेहुरमती की। 1941 जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया और इसमें हाराकेरी तक की गई। हाराकेरी को इलाका है? हाराकेरी खुदकुशी का, जैसे खुदकुश बम्बार होते हैं हाँ ना, जी, वो पूरे जहाज वो पूरा जहाज आके वजह है। वजह नहीं, वजता था, अक्सर वजते थे, हाराकीरी करते थे। उस कल्चर में हाराकीरी मौजूद है। ये थी अत चुकी हुई थी। इसका फिर अंजाम वही होना था जो हिरोशिमा और नागासाकी का बहुत बुरा हुआ, होना चाहिए नहीं था, लेकिन नविश्ता दीवार वही था। जापान में सुसाइड की तो कोई खास मकाम हासिल है जी, उनके स्पिरिचुअली उनका ये मामला, हाराकीरी कर लेना ये बहादुरी की अलामत है। हाँ। वो देखे ना पकड़ के, वो समुराई में आप देखते नहीं, मार लेते हैं अपने पेट में, कि मैं ऑनरेबल डेथ जो है ना, वो मेरे लिए ज्यादा कबूल है बनिस्बत मैं डिसऑनर के साथ जिंदा रहूं। ये तो लियोनार्डस ने भी कह रखा है। लियोनार्डस, तुम्हारा क्या काम है? ये कौन कहता है तुम्हारा क्या काम है? सर हिंदी में कहता है। ये तुम इंग्लिश में क्यों नहीं देखते? नहीं समझ आती यार, फिर लड़ाई कादी। पर इसने हमेशा डबिंग वाली ही देखी है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਲ ਹੀ ਮੇਕੂ ਦੇ ਦੇ, ਹੀ ਮੇਕੂ ਦੇ ਦੇ। ਡਬਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ। अच्छा जनाब, 1941 में ही एक शोरा आफाक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने जून बदल के रख दी सिनेमा की। सिटीजन किंग। हाँ, मैं बोलने लगा था सर। कमाल की फिल्म। 1944 फ्रैंकलिन रोजवेल्ट चौथी मरतबा अमरीकी सदर मुंतखब हुआ।
और उसके बाद उन्होंने कानों को हाथ लगाए और आइन में तरमीम की। ये 2 मरतबा से ज़्यादा नहीं भी। 1944 पेरिस आज़ाद हुआ था नाज़ीज़ से। जर्मन फोर्सेस को नॉर्मंडी के बाद निकाल बाहर किया गया था। 1945 हिरोशिमा एंड नागासाकी, अगस्त 1945। अनोला गे ज़हन में आता है? अनोला गे वो जहाज जिसने ये हरकत की थी, B-29 बॉम्बर। और मैंने बताया था कि ये किस म्यूजियम में लटका हुआ है जी? स्मिथसोनियन में, जिसे नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम कहते हैं, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे खड़ा हुआ है। वाह। 1945 में ही जंग अजीम ख़त्म हुई, जर्मनी को शिकस्त हुई और 1945 में ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई, यूएनओ, जो इस वक्त यूएन है। और उस वक्त 50 ममालिक ने इसके चार्टर को साइन किया। 1947 पाकिस्तान। ठहर जाओ, पाकिस्तान नहीं, अभी कोल्ड वॉर का आगाज हुआ था। 1947 सर्द जंग। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, एक और मुल्क भी आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान ताज बरतानिया से आज़ाद हुआ। 2 ममालिक मार्ज़ वजूद में आए, पाकिस्तान एंड भारत। 1948 में एक और मुल्क वजूद में आया था, इजराइल। 1948 में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा, 11 सितंबर पाकिस्तान यतीम हो गया था, कायद आज़म रहलत फरमा गए थे। अगर आप कायद के सफ़र आखिरत के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ज़ियारत से लेकर कराची और फिर हॉस्पिटल तक, एयरपोर्ट से हस्पताल तक का सफ़र, ये पूरी कहानी है कि आपको समझ आ जाएगी कि हम आज इन हालों में क्यों हैं। इनमें कर्नल इलाही बख्श को पढ़िए, लेडी हिदायतुल्लाह के रेफरेंसेस पढ़िए, स्टैनले वॉलपर्ट भी, 2-1 और भी चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि ये सब कुछ क्या था। 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई थी जिसका नाम है नेटो। नेटो से क्या बनता है? $10, क्योंकि बहुत सिंपल है। नीटो दी टेप भी सी एक क्या? नीटो दी टेप, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर 49 में चाइना, जो मॉडर्न चाइना है, उसकी बुनियाद रखी गई थी। इसने गुज़श्ता सिस्टम से निजात हासिल करके पीपल्स डेमोक्रेसी कायम की। Fatin Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Fatin Hazrat, आज का गाना हमने फिल्म संग दिल से लिया है। एम अशरफ की कंपोजिशन है, लिरिक्स हैं ख्वाजा परवेज़ के, गाया अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रहे हैं वहीद खान। सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा। हो सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा। जिंदगी नाम है प्यार का, प्यार के गम को समझो खुशी, प्यार का जिसने रखा भरम, उसको दुनिया में जन्नत मिली। जिंदगी नाम है प्यार का, प्यार के गम को समझो खुशी, प्यार का जिसने रखा भरम,
उसको दुनिया में जन्नत मिली। हम निभाएंगे रस्मे वफा, हो सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा, हो सुन ले जाने वफा। जिसको दिल में सजाते रहे, प्यार की तुम वो तस्वीर हो, और क्या तुमको बतलाए हम, तुम मोहब्बत की तकदीर हो। जिसको दिल में सजाते रहे, प्यार की तुम वो तस्वीर हो, और क्या तुमको बतलाए हम, तुम मोहब्बत की तकदीर हो। जान कर देंगे तुम पर फिदा, हो सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा, हो सुन ले जाने वफा। ब्रावो ब्रावो।